नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपने विश्व इतिहास के बारे में कक्षा 10 की एनसीईआरटी का अध्याय 1 जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखा, जिससे राष्ट्रवाद की जो भावनाएँ हैं वो संपूर्ण यूरोप में एक तरीके से आग की तरह फैली थी। और फिर हम लोगों ने एक तरीके से बात की थी यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के बारे में। ठीक है, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1815 के बाद एक जो नया रूढ़िवादी है वो विचारधाराएं ये क्या कहती थी, नहीं यानी कि रूढ़िवादी विचारधाराएं इस संदर्भ में क्या कहती थी, वो किस तरीके की जो थिंकिंग है यानी कि राष्ट्रवाद को लेकर के यानी कि नेशनलिज्म को लेकर के वो किस तरीके की जो थिंकिंग है वो रखती थी। ऑलराइट, तो इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोगों ने रूढ़िवादियों के बारे में कक्षा 9 की एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। तो जिन्हें एक तरीके से रूढ़िवादियों के बारे में एक डीपली कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है तो वो हमारी कक्षा 9 की एनसीईआरटी का एक तरीके से सीरीज़ देख सकते हैं। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सब लोग जाकर वो चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 1815 में नेपोलियन की जो हार थी उससे जो यूरोपीय रूढ़िवादियों की भावना थी वो प्रेरित हुई थी। तो रूढ़िवादी किन्हें कहा जाता है, तो देखिए, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो कि स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक बदलावे धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। उन्हें हम रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो समाज में एक तरीके से ऊंच नीच है, भेदभाव है, जो यानी कि जो एक तरीके से सिस्टम पहले से ही मौजूद है उसी चीज़ को एक तरीके से एग्री करता हो, उसी चीज़ को अपने जीवन में धारण करने की प्रेरणा रखता हो, उसे हम रूढ़िवादी कहते हैं। यानी कि कोई भी एक इस तरीके का डेवलपमेंट न चाहता हो। ठीक है, तो इस तरीके के लोगों की भावनाओं को हम रूढ़िवादी भावनाएं कहते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या था कि जो राज्य और समाज है वो स्थापित संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना, या फिर अधिकतर रूढ़िवादी लोग जो थे वो क्रांतियों के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। तो काफ़ी सारे जो रूढ़िवादी लोग थे उनकी यही थिंकिंग थी कि फिर से जो है वो एक तरीके से राजतंत्र ही उनके देश में स्थापित रहे, क्योंकि फ्रांस में एक तरीके से जब फ्रांस एक तरीके से पूरा रिपब्लिक बन गया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वो देश बन गया, तो सभी जो लोग थे यानी कि यूरोप के जो लोग रहने वाले थे उनके मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो उत्पन्न हुई थी, जिनके कारण एक तरीके से वो भी चाहते थे कि उनका जो विदेश है वो रिपब्लिक बने और उन्हें भी एक तरीके से अपना जीवन जीने का अधिकार हो, एक बोलने का अधिकार हो और अपने हक मांगने का उन्हें अधिकार हो। यानी कि एक सरकार उनके लिए भी काम करे, यानी कि जो सरकार है उनके लिए काम करे और उनके लिए भी कुछ कानून हो। ठीक है, तो रूढ़िवादी ऐसा नहीं चाहते थे। तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। तो एक घटना है 1857 की, ये सबसे बेहतरीन घटना है और आप लोगों को इसमें समझ भी आ जाएगा। तो 1857 में जब भारत में एक क्रांति हुई थी सैनिकों के द्वारा, तो जब सैनिकों ने एक तरीके से काफ़ी सारी ये क्रांतियाँ की थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, उन देशों के एक तरीके से भारत में जो एक तरीके से राज्यों में जो वो लोग रहा करते थे जिन्होंने क्रांतियाँ करी थी, उन राज्यों की जो भर्ती थी उन पर रोक लगा दी थी और ऐसे राज्यों की भर्तियों को लेना शुरू कर दिया था जो लोग एक तरीके से अपने नौकरी की ही भावना रखते हों, यानी कि एक तरीके से एक ऐसी भावना जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से राष्ट्रीयता के उसमें एक तरीके से जाती हो। अब जैसे मानकर चलिए कोई एक बटालियन है और एक बटालियन जो है अगर पूरी की पूरी किसी राज्य की एक बटालियन है, तो उसमें होता क्या है कि अगर दूसरी बटालियन कोई उसका विरोध करती है तो उसे एक तरीके से आपस में भिड़ाया जा सकता है। यही आज तक जो प्रणाली है, यही जो सिस्टम है, आज तक भी यही चल रहा है जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ऑलराइट, तो 1857 की क्रांति से भी हम लोगों को काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिल सकता है। और यही एक पॉइंट होता है जब आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से भी चाहे कोई भी क्यों ना पॉइंट बनाए तो इस तरीके का एक ठोस पॉइंट बनाए जिससे एक एग्जाम्पल भी दें और एग्जाम्पल के साथ साथ जो अपनी स्टोरी है उसको एक अपना प्रारूप भी उस पर तैयार करते चलें। तो यही आंसर राइटिंग की सबसे एक तरीके से मेन जो होती है एक बैकबोन होती है। ऑलराइट,
तो जैसा कि रूढ़िवादी लोग थे, तो नेपोलियन के द्वारा जो एक तरीके से परिवर्तन किए गए थे, जब तक उन्होंने परिवर्तन किए, तो उन्होंने जान लिया था कि आधुनिकीकरण से राजतंत्र जैसी परंपराओं और संस्थाओं को मजबूत बनाना संभव है और राज्य की ताकत को ज़्यादातर कारगर और मजबूत बना सकता है। और आधुनिक सेना जैसे कि 1857 में बनाई गई थी, यानी कि वो उन सेनाओं की भर्ती उन्होंने बंद कर दी थी जो उनका विरोध करती थी। ठीक है, तो उनका विरोध करने वाली जितनी भी सेनाएं थी उनकी भर्तियां ही बंद कर दी और उनको ये कह दिया कि आप लोग जो है एक तरीके से इतने कुशल नहीं है कि सेना में भर्ती हो सके। तो अलग अलग राज्यों की उन्होंने भर्ती लेना शुरू किया था। ठीक है, भारत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में हुआ क्या था कि एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास्त्र की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकती थी। ठीक है, फिर बाद में हुआ क्या कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, तो उन्होंने एक वियना संधि एक तरीके से प्रतिस्थापित की, जिनको मौजबानी ऑस्ट्रिया ने चार्ल्स सर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। ठीक है, इसके प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि को तैयार किया, जिसके उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। तो नेपोलियन ने तो एक तरीके से जो है राष्ट्रवाद की ही भावना को एक तरीके से यूरोप के देशों में भी फैलाना शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि यूरोप एक तरीके से नेपोलियन ने सभी कामों को गलत किया, उसने कुछ काम जो थे एक तरीके से अच्छे भी किए थे। ठीक है, तो जब एक तरीके से इन्होंने वियना संधि फैलाई तो उन बदलावों को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की जो कि फ्रांस से नेपोलियन ने एक तरीके से यूरोप के देशों में फैलाए थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूबो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया और फ्रांस में इन इलाकों को खो दिया गया जिन पर कब्जा उन्होंने नेपोलियन के अधीन किया गया था। तो फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए और ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। ठीक है, तो एक तरीके से मानकर चलिए ये फ्रांस है, तो फ्रांस की सीमाओं पर इस तरीके के राज्य उन्होंने स्थापित कर दिए थे। ये राज्य आप मान लीजिए, तो जिन पर एक तरीके से ये फ्रांस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे उन्होंने राज्य स्थापित कर दिए जिनसे फ्रांस की जो सीमाएं हैं उनके राष्ट्रवाद की भावनाएं जो हैं एक तरीके से इनके देश में ना आए, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि इनके देश में या राजतंत्र की समाप्ति करके गणतंत्र का एक तरीके से विस्तार और प्रचार हो। ठीक है, तो उत्तर में नीदरलैंड की स्थापना जो है एक तरीके से कर दी गई और जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमांड में जेनोआ जोड़ दिया गया और प्रसा में उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया और पूर्व में रूस के पोलैंड का एक हिस्सा बना दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया, जिसका एक मुख्य उद्देश्य था कि राजतंत्र की बहाली था जिन्होंने नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का मतलब क्या था, एक तरीके से जो पुरानी परंपराएं हैं यानी कि जो राजतंत्र है और जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं तो वो ऐसे की ऐसी ही रहे। तो आज भी एक तरीके से आज भी इसी तरीके की कुछ रूढ़िवादी जो व्यक्ति हैं आज हमारे समाज में भी है। मान लीजिए मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ, मानकर चलिए कोई एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट से अगर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर एक नौकरशाही है, यानी कि एक तरीके से वो एक बड़ी पोस्ट पर है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक तरीके से ये ऊंच नीच वाली भावनाएं आती हैं। ठीक है, कि एससी ओबीसी ये जनरल, तो एक तरीके से ये रूढ़िवादी भावनाएं होती है। ठीक है ना। तो देखिए 1815 में स्थापित जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश की गई थी, वे आलोचना और असमिति बर्दाश्त नहीं की गई थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो कि निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। और ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। तो सेंसरशिप का जो एक तरीके से नियम था वो ऐसी किताबों, अखबारों और नाटकों और गीतों को व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जो कि फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचारों को झलकाता हो। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके की कोई भी जो भावनाएं हैं या कोई भी एक तरीके से बातें हैं वो उनके देश वाले लोग सुने, ताकि उनके देश के लोगों के अंदर भी कोई ऐसी राष्ट्रवाद की भावनाएं उनके मन में ना आए। एक तरीके से वो उन्हें ज़बरदस्ती गुलाम ही बनाना चाहते थे। ठीक है,
तो लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रही और नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी और राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। तो इन्होंने एक तरीके से इस मुद्दे पर भी अपनी आवाज़ उठाई, जो कि एक तरीके से प्रेस की आज़ादी थी। तो प्रेस को एक तरीके से आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उन्हें बोलने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 के द्वारा मिलता है। तो कई सारे जो अधिकार है वो प्रेस को दिए जाते हैं, तो ये उनमें से एक मुख्य अधिकार है। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रांस में भी इसी तरीके की जो प्रेस की आज़ादी थी, तो उसे भी जब ख़त्म कर दिया गया तो उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने भी इस चीज़ का विरोध किया। परंतु देखिए, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे एक तरीके से उनके देश में राजतंत्र की समाप्ति ही ना हो। ठीक है, वो इसी तरीके से चाहते कि तलवार के दम पर ही शासन किया जाए। ठीक है, तो जिस देखिए, जैसे कि आप लोग ये चित्र देख पा रहे होंगे जो कि 1820 का एक चिंतकों का कल्प से नाम से आप इसको देख पा रहे होंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक तरीके से ये बैठक की गई है और बैठकों में एक साइड में डायरेक्शन दिखाया गया है कि यानी कि जो बैठक के रूल्स हैं वो दिखाए गए हैं और जो क्वेश्चंस हैं इस बैठक का एक तरीके से जो उद्देश्य है, जो इस मीटिंग का एक उद्देश्य है, वो इस पर एक क्वेश्चन जो है वो अंकित किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है। तो पहला नियम क्या था? एक तरीके से खामोशी, यानी कि चुप बैठना। ठीक है, और फिर दूसरा नियम था ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस कल्प का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे यानी कि मुअज्जल बांट दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जैसा कि आप ये पूरा चित्र देख पा रहे होंगे, तो ये था। तो देखिए, अब ये हेडिंग आप देख ही पा रहे होंगे, क्रांतिकारी। तो देखिए, 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया और बहुत सारे जो यूरोपीय राष्ट्रों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। तो उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई, और साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे वह राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। तो ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जियोसेपी मैथिसनी। उसका जो जन्म है 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह काबोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिंगुरिया ने क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया और तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मासई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्य के समान विचार रखने वाले युवा थे। तो मैथिसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की ही मनुष्य का प्राकृतिक इकाई है। अंततः इटली छोटे राज्यों में प्रवेश में पाबंदियों की तरह नहीं रह सकता था। तो जो एक तरीके से मैथिसनी का मानना था वो ईश्वर को एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक उसकी भावनाएं थी, यानी कि ईश्वर पर आस्थाएं थी। वो मानता था कि जो ईश्वर है वो ईश्वर की मर्जी के अनुसार जो है वो राष्ट्रीय जो है वो मनुष्य की इकाइयों के लिए पर्याप्त है। यानी कि वो मानता था कि जो आज़ादी है वो ईश्वर के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो कोई भी इस तरीके की शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारे अधिकारों का एक तरीके से हास्य होता हो, यानी कि एक तरीके से प्रतिबंध हमारे अधिकारों पर लगता हो। तो उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन और अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। तो एक तरीके से उसका जो विचार क्या था, एक व्यापक गठबंधन के अंदर क्या करना था, एक तरीके से एकीकृत रिपब्लिक उसको बनाना था। तो यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति के आधार हो सकता था। तो इटली की मुक्ति का आधार क्या हो सकता था? यही एकीकरण। तो इटली के एकीकरण के बारे में भी हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो आप लोगों को एक तरीके से हिंट मिल ही गई। तो उसके एक मॉडल की देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। तो मैथिसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया और करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न को मैथिसनी ने रूढ़िवादी को हरा दिया और मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसने बताया? मैटरनिक ने, हमारी सामाजिक व्यवस्था का। तो आप इन शब्दों पर भी गौर देना कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का
मैटरनिक ने किसे दुश्मन बताया? मैथिसनी को, क्योंकि मैथिसनी का जो एक तरीके से विचार था, तो उसका विचार और एक तरीके से जीवन का उद्देश्य यही था कि राजतंत्र को खत्म करके, यानी कि राजतंत्र की समाप्ति करके गणतंत्र का एक तरीके से स्थापित किया जाए। ठीक है, और उस गणतंत्र के स्थापित करने के बाद हर एक जो देश है वो अपनी आज़ादी और अपनी संस्कृति के अनुसार जो है वो रहे। जैसे कि हम लोग भारत के निवासी हैं, तो हमारे संविधान के अंतर्गत हम लोगों को सभी अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। एक तरीके से हम लोगों को बोलने का अधिकार है, कहीं पर भी नौकरी करने का अधिकार है, तो कई सारे हम लोगों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। और काफ़ी सारे जो संविधान के अंतर्गत कानून हैं वो हमारे ऊपर भी जो है वो लगाए गए हैं। ठीक है, मानकर चलिए कि अगर कोई चोर अपराध करता है तो उसी अपराध के तहत उसे जो संविधान के अंतर्गत सजा सुनाई गई है तो उसे वही सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको चोरी करने पर फांसी से दी जाएगी। परंतु राजतंत्र में क्या होता था कि राजा के अनुसार जो राजा ने एक तरीके से फैसला सुना दिया तो वही फैसला एक तरीके से कायम होता था। मानकर चलिए कोई चोर अगर राजतंत्र के समय चोरी करता था तो राजा उसे फांसी तक की सजा सुना दिया करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत था। परंतु एक संविधान, एक गणतंत्र जो है इसलिए ज़रूरी था ताकि जो जनता है, जनता की बातों को सुना जाए और जनता की बातों को सुनकर ही जो राजा है वो एक तरीके से अपने कामों को करे। तो ऐसा ही करना भी ज़रूरी था। ठीक है, अब आज जैसे कि आप अपनी व्यवस्थाएं देखें, अगर हमारे देश की आप एक तरीके से लोकतांत्रिक और गणतंत्र की व्यवस्थाएं देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम लोगों को एक सहूलियत है। जैसे कि हम लोगों के लिए एक तरीके से राज्यों के निर्माण किए गए हैं अलग अलग, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, तो काफ़ी सारे राज्य हैं। ठीक है, तो राज्यों के निर्माण किए गए हैं। राज्यों के लिए एक तरीके से सीएम जो है वो बनाए गए हैं। एक तरीके से इस तरीके से जो सरकार है, सरकार का पूरा गठन किया गया है जिससे कि पूरी एक व्यवस्था जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो सीएम जैसे है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार है तो उत्तर प्रदेश अपने अलग नियम बनाती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए एक तरीके से अलग रूल्स बनाती है। जैसे कि नोटबंदी का एक रूल बनाया गया था कि सभी जो नोट है एक तरीके से वो बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कई सारे जो नियम है एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है और कई सारे जो नियम है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। तो एक तरीके से ये तो हो गया पूरा का पूरा गणतंत्र। तो इस गणतंत्र में कई सारे जो है संविधान के अंतर्गत हम लोगों पर कानून भी बनाए जाते हैं और कई हमें अधिकार भी दिए जाते हैं। परंतु राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था। जो राजा एक तरीके से चाहता था, राजा के अनुसार ही वही चीज़ लोगों को मान्य करनी होती थी, चाहे उनकी उसमें इच्छा हो या ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेंस से रिलेटेड, यानी कि मेंस की राइटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी एक तरीके से डाउट है तो वो भी आप डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जो डाउट है वो हमारी टीम जो है आपका पूरा क्लियर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डिटेल एक तरीके से नहीं मिली, जिसे ऐसा आप लगता है कि भाई ये डिटेल हम लोगों को नहीं मिली, तो आप इस चीज़ का भी हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद। तो कल बात करेंगे हम क्रांतिकारी युग के बारे में, जो कि 1830 से लेकर 1848 तक का ये युग होगा। तो क्रांतिकारियों का ये युग होने वाला है। तो इस क्रांतिकारी युगों में हम लोग बात करेंगे एक तरीके से विश्व के क्रांतिकारी युगों के बारे में। तो हम लोगों ने एक तरीके से भारत के तो क्रांतिकारियों के बारे में एक तरीके से थोड़ा बहुत एक तरीके से हम लोगों ने बात कर ही ली थी, कि वो भी कक्षा 9 की एनसीईआरटी में। बट हम लोग कल जो है वो 1830 से लेकर 1848 तक जो है क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।